Hello friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you environmental स्टडी। यस फ्रेंड्स, आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए यहाँ पे हमने आपके लिए कंटिन्यू वन बाय वन जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में मनोविज्ञान बाल विकास की सीरीज ऑलरेडी जो है टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर एंड उसके साथ साथ में डिटेल क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप ज़रूर जो है वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, जो भी नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, तो फ्रेंड्स उन सभी की नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलती रहेगी। यस फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो कि फ्रेंड्स ये जो भी टॉपिक्स यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर रखे हैं, सभी हमने सारे जो कलेक्शंस हमने निकाले हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, ताकि आपको जो भी चीज़ें हों सारी अच्छे तरीके से क्लियर हों। तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, डिटेल्स, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या क्या है एंड उसके साथ साथ में इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, तो उन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ में उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ में सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, जैसे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे इस सेशन को हमारे ज्वाइन कर सकें एंड इसका प्रॉफिट ले सके। तो आइए, बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे क्या है आपके पर्यावरण अध्ययन में। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, परिवार और मित्र, जो कि हमारा चैप्टर है। एंड उसके अंतर्गत हम परिवार के प्रकार और उसके अंदर जो भी प्रकार में जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें बहुत डीपली अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में परिवार के कार्य क्या हैं वो भी चीज़ें, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा आपका उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को फटाफट जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पे हमें आके ज्वाइन कर सके। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी कंटेंट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप अनअकैडमी पर भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकें। तो यूट्यूब पर आप हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ साथ में अनअकैडमी जो भी फ्रेंड्स ने नहीं इंस्टॉल किया तो ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने गूगल के प्ले स्टोर से। सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड देन आप अपनी चीज़ें जो भी पॉइंट्स हैं वो चीज़ें वहाँ पर हमने 400+ वीडियोस हमने वहाँ पे अवेलेबल करा रखी है आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आपके सी टेट के लिए, जो MP टेट है, सुपर टेट है, इन सभी के लिए, KVS के लिए स्पेशल हमने बैच चला रखा है वहाँ पे, तो वो भी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे हमारे साथ पढ़ते रहिए एंड चीज़ों को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं जो हमारा क्या है पॉइंट्स, परिवार और मित्र। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है। यस फ्रेंड्स, किसी भी परिवार को हम परिवार क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, दोनों सिचुएशन कब बनेंगी, जब क्या हो, उस परिवार में जो व्यक्ति हों, जैसे कि हमारे माता पिता हों या हमारे बच्चे, जब परंपरागत रूप से शामिल हो जाते हैं, या यूँ कहें हमारे ब्लड रिलेशन जो हमारे रक्त संबंधी जो होते हैं, जब हमारे साथ जो है एक समूह में एक जगह रहते हैं, तो उसे हम परंपरागत रूप से परिवार कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। जो रक्त संबंधी होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, जैसे कि भाई बहन, चाचा चाची, बुआ, मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि, तो इस तरीके के लोग जो है, जो कि हमारे रक्त संबंधी होते हैं, वो जब एक साथ एक जगह जुड़ के हमारे साथ रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वे सभी आपके परिवार कहलाते हैं। पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे, वस्तुतः परिवार एक ऐसा समूह है जिसे लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जो इतना स्थायी होता है कि इसमें संतानों को जन्म देकर उनका पालन पोषण भी किया जाता है।
जैसे कि परिवार क्या होता है जिसमें विभिन्न लिंग, दैट मीन्स चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग, उन लिंगों के संबंध से जो भी आधार होता है वो इतना स्थायी हो जाता है कि वो संतान को जन्म देती हैं, और संतान को जन्म देने के पश्चात उनका पालन पोषण भी इसी परिवार में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपके परिवार की एक कंडीशन होती हैं। तो इन थ्योरीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इस तरीके की जो थ्योरीज़ हैं वो आपके सीटेट, स्पेशली आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी स्टेट लेवल के टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपके फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट फैक्ट आंसर। बट आपका जो सीटेट होता है ये डिटेल इसी तरीके की काफ़ी डिटेल्स में जो भी चीज़ें होती हैं, ये यूँ कहें कि जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं, जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड सारी चीज़ें जो भी कोई अगर डाउट है, कोई भी इशू है, किसी भी तरीके का अगर आप सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो आप हमें क्या करें, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। क्या करें, आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपके डाउट हों, जो भी इशूज हों। एंड हाँ, साथ साथ में दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। एंड नीचे लाइक बटन है, लाइक ज़रूर कर दें, इस सेशन को लाइक कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, पता चले कि ये सेशन आपको कितना हेल्पफुल है आपके लिए। आइए आगे डिस्कस करते हैं। एंड हाँ फ्रेंड, इसी साथ साथ में आप हमारा नीचे जो भी हमने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए आगे क्या है, परिवार के प्रकार। अब जैसे कि परिवार की परिभाषा को तो हमने समझा कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक ही रंग जो है रक्त संबंधी व्यक्ति या रक्त से संबंधित जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, उन्हें हम परिवार कह सकते हैं। जैसे कि इसमें आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, नाना नानी, मामा मामी, इस तरीके के लोग आपके आ सकते हैं। अब आइए परिवार के प्रकार को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम टाइप ऑफ फैमिली की बात करें तो मेनली जो आपका परिवार होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा एकल परिवार, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इंग्लिश वर्जन भी ध्यान दीजिए के पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपको हिंदी वर्जन ना देके इंग्लिश वर्जन पूछा जा सकता है, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो न्यूक्लियर दैट मीन्स एकल परिवार, ये क्या होता है, तो इसे प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। इसका एक उपनाम है एकल परिवार, इंग्लिश वर्जन न्यूक्लियर फैमिली, एंड इसका एक उपनाम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक परिवार। इसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। कौन, पति पत्नी और उनके साथ बच्चे शामिल होते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो गया। इसमें जहाँ पर जैसे कि इस समय जो परिवार जो भी हमारे इस समय के वर्तमान समय में जो भी परिवार प्रथा प्रचलित है, वो यूँ कह सकते एकल परिवार। इस बहुत ही छोटा परिवार होता है। जाहिर सी बात है, दादा हैं तो उनसे अगर उनका एक पुत्र हुआ, वो उन पुत्र से जो है उनकी पत्नी और उनके जो है बच्चे अगर आ गए, तो बस ये इतना परिवार ही सीमित होकर एकल परिवार में आ जाता है। यहाँ तक कि जो है रेयरली दादा दादी को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें अतिरिक्त लोग आ जाते हैं तो वही परिवार विभिन्न वर्गों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पर एक से अधिक एकल परिवार निर्मित हो जाते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं मिश्रित परिवार। अब आगे आपका मिश्रित परिवार क्या होता है, इसकी भी परिभाषा को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मिश्रित परिवार या यूँ कह सकते हैं आपकी मिक्स्ड फैमिली। इसमें दो से अधिक परिवारों से मिलकर मिश्रित परिवार बनता है, जिसमें बहुपति और बहुपत्नी वाला परिवार होता है। कैसे, आइए इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आपके दादा हैं, क्या हैं, आपके दादा हैं, ये आपकी दादी हैं। इनके कितने पुत्र हैं, आपके दादा और दादी के 2 पुत्र हैं, या ये मान लेते 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं। उसके बाद ये तीनों पुत्र हैं। इन तीनों पुत्र की एक एक पुत्रियां जो है पत्नियां हैं। इनके बच्चे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 2 पुत्र हैं, 1 पुत्र 2 पुत्र, और ये तीसरी बहन है, दैट मीन्स उसको उनको बुआ कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये परिवार आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है। दादा दादी से इनके 2 पुत्र, 1 जो है पुत्री, उनके जो है पति पत्नी, उनके पति पत्नी, उनके पति पत्नी, देन उनके बच्चे, दोनों 2 बच्चे,
ये तो इस तरीके से ये जो एक परिवार हुआ, तो इनको हम एक परिवार कह सकते हैं, इनको एक और इनको एक, तो ये कितने परिवार हुए, टोटल मिला के 3 परिवार हुए जो कि एक ही जगह पर दादा दादी के साथ में रहते हैं। तो इस तरीके का जो परिवार होगा ये आपका मिश्रित परिवार होगा। मिश्रित परिवार में आपके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, फूफा बुआ, तो इस तरीके के जितने भी लोग अगर आपके परिवार में किसी एक जगह साथ में रहते हैं तो वो परिवार मिश्रित परिवार कहलाएगा। यस यस फ्रेंड्स, एकल परिवार में केवल आप आपके माता पिता आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हो गया तो दादा दादी आ गए, इतनी तक की कंडीशन ही सीमित थी। लेकिन अगर हम मिश्रित परिवार की बात करें तो मम्मी पापा दादा दादी के साथ में आपके चाचा चाची, ताऊ ताई अगर हैं वो भी आपके शामिल हो जाते हैं। बुआ फूफा हैं अगर कंडीशनली वो यहाँ है आपके परिवार के साथ में तो वो भी इस परिवार में शामिल होकर मिश्रित परिवार ही क्रिएट करेंगे। संबंध, ये चीज़ें और परिवार समझ में आया होगा, दोनों एकल परिवार और आपका मिश्रित परिवार। आइए आगे डिस्कस करते हैं संयुक्त परिवार या रक्त संबंधी परिवार क्या होता है। तो परिवार के जो 3 प्रकार है वो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो बी पेशेंस फ्रेंड्स, अभी सेशन के लास्ट में हम आपके साथ क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे जो भी इस पॉइंट से बनेंगे। आइए आगे क्या है, ज्वाइंट एंड जो है ज्वाइंट फैमिली या इसको हम कॉन्सिग्यूशन फैमिली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के परिवार 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों से मिलकर बनते हैं जो मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकते हैं। ऐसे परिवार में माता पिता, उनके अविवाहित और विवाहित बच्चे शामिल होते हैं। क्या है, एक ऐसा परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवार, एकल परिवार या प्राथमिक परिवार एक ही बात है। ऐसा परिवार जिसमें 1 या 2 या 2 से अधिक जो एकल परिवार होता है वो शामिल होता है। और इस परिवार में मातृवंशीय दैट मीन्स माता के पक्ष से जैसे कि नाना नानी, मामा मामी ये, एंड पितृपक्ष जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची या ताऊ ताई ये भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे परिवार को माता पिता, उनके अविवाहित और विवाहित बच्चे भी शामिल हो, तो ये सारा जो एक साथ का जो समूह है जो परिवार बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा आपका संयुक्त परिवार बन जाएगा। चीज़ें मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से अच्छे से आप इस सेशन को समझ पाए ये मैं कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड उसके साथ साथ में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखी है हमने, उस लिंक्स को ज़रूर विजिट करें। हमने सब्जेक्ट वाइज हालांकि वो लिंक क्रिएट किया हुआ है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक से आप चीज़ें वीडियोस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ यूट्यूब के एंड कुछ अनअकैडमी की भी लिंक्स आपको मिलेंगी, बट सब्जेक्ट वाइज है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आइए परिवार के कार्य को समझते हैं कि आखिर में फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार का क्या कार्य है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी पूर्ति सिर्फ परिवार से ही हो सकती है। यस फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए सेंसुअल क्वेश्चंस हैं और इसी डेट में आ भी सकता है कि परिवार की मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी पूर्ति सिर्फ परिवार से ही हो सकती है, सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के आधार पर। जैसे दैट मीन्स बहुत से अच्छे ऐसे कार्य हैं जो परिवार में ही संभव हो पाते हैं, मतलब जिसके लिए परिवार की अनिवार्यता दर्शाई गई है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और इन कार्यों को की जो लिस्ट है हमने यहाँ पे दे रखी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहला है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या हो जाएगा आपका, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरी की अगर हम सेकेंडली बात करें तो संतान का जन्म एवं पालन पोषण जो परिवार की ही साझेदारी की जिम्मेदारी होती है। मतलब बच्चे हैं परिवार में, तो परिवार में बच्चे जो है परिवार में ही बढ़ते हैं, परिवार में ही उनका लालन पालन होता है, उसके बिना वो उनका वातावरण ही अधूरा माना जाएगा, तो इसकी भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है स्नेह और प्यार जो परिवार के सदस्य एक दूसरे से करते हैं, इसके लिए भी परिवार की बहुत ही आवश्यकता मानी गई है।
आर्थिक कार्य सभी सदस्य कमाते हैं और उन पैसों से मिलजुल कर घर के कार्यों का संचालन करते हैं। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि, जिससे बच्चों में भी संस्कृति का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्यों के लिए भी परिवार की अत्यधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनोरंजन कार्य, मनोरंजन एवं कार्य के लिए भी क्या है, परिवार की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से शैक्षणिक कार्य और जो है परिवार का जो वातावरण होता है, उससे बच्चे जो है अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। दैट मीन्स संस्कृति से संबंधित जो भी विद्याएं ज्ञान होती हैं वो उसे परिवार में रहकर ही संस्कृति और सभ्यता प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए भी परिवार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आइए आगे बात करें तो मनोरंजन कार्य हेतु एवं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लाइन कही गई है वो अन्य में आपकी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कही गई है कि अन्य में किसी कार्य को जो एक परिवार को चलाने के लिए ज़रूरी है। बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण का विकास शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों की संगति में ही होता है। मित्र समानता पड़ोस वाले परिवार के सदस्य होते हैं, उनका रक्त संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कहा गया फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझाई गई है कि एक परिवार को चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उनमें क्या आता है, तो प्राथमिक जो है सबसे पहला जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिकरण का विकास। किसी भी बच्चे का अगर सामाजिकरण का विकास नहीं हुआ तो बच्चे का विकास अधूरा माना जाएगा। तो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण का जो विकास वो बच्चों में सबसे सर्वप्रथम माना गया है और इसका जो शुरुआती उम्र होता है वो परिवार और मित्रों की संगति में ही हो पाता है। मित्रों की संगति दैट मीन्स परिवार में तो मित्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो एक पिता को, एक भाई को, बहन को अपने मित्र के रूप में भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो उसके आसपास के जो समाज के जो होते हैं उसके दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र, उनकी भी यहाँ पर अहम भूमिका पाई गई है। मित्र सामान्यतः पड़ोस वाले परिवार के सदस्य होते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका रक्त संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता। तो मित्र का रक्त संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि माता पिता भाई बहन भी मित्र हो सकते हैं बच्चे के। तो ये एक रोल प्ले है, ना कि फैक्चुअल। तो हो सकते हैं ना कि होते हैं। तो साथ में बच्चों के खेलना, अगर कोई परिवार का सदस्य कोई कर रहा है तो बच्चा एज अ फ्रेंड, एज अ मित्र के तरीके से उस परिवार के सदस्य से ट्रीट करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। इस सेंस में ये चीज़ें कही जा सकती हैं। आगे की अगर हम बात करें तो मित्र का, जैसे कि बात की जा रही कि मित्र का जो है परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। मित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था के मित्र, युवावस्था के मित्र, प्रौढ़ावस्था के मित्र, पेशेगत मित्र इत्यादि, जिससे हमें अपने दिल की बातों को जो है समझा करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या कि युवावस्था के मित्र और प्रौढ़ावस्था के मित्र, पेशेगत मित्र इत्यादि तरीके के ये विभिन्न प्रकार के मित्र आपके हो सकते हैं, जिससे हम अपने दिल की बातों को साझा, दैट मीन्स शेयर कर सकते हैं। मित्र से किसी भी बिना हिचक के, हिचकिचाहट के हम अपने मन की, अपने जो है मन की बातें उनसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक और बालिकाओं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां तो होती ही हैं, जिसकी वजह से बालक या बालिका इस तरीके का हमें भेदभाव, पक्षपात देखने को भी मिल सकता है। कहाँ, परिवार में ही। परिवार समाज की छोटी इकाई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। यहाँ पे ये परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। ये मल्टीपल टाइम पेपर में आया भी हुआ है, इसलिए आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी इसकी कुछ ज़्यादा ही बनती है। और समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह, जो है दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम इत्यादि। तो इस तरीके के जो रूढ़िगत जो अपवाद हैं समाज के, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो समाज की बुराइयों में ये सब चीज़ें आप जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में ये आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे कुछ एडिशनल पॉइंट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि परिवार से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड या संबंधित मानी जाती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिवार से रिलेटेड इसलिए हम यहाँ पे साथ में ही डिस्कस कर दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम आपके पेपर में बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना ये भी एक बुराई है समाज की, लेकिन जो है अब वर्तमान समय में तो यह प्रथा प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीणों में अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो क्या है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी जिनका संबंध शारदा एक्ट, क्या ध्यान रखिएगा, लड़कियों की शादी या बाल विवाह से संबंधित जो एक्ट था वो क्या है, शारदा एक्ट। क्या है, शारदा एक्ट है, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह इससे संबंधित है। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन सकती है कि बाल विवाह का संबंध किस एक्ट से है, तो शारदा एक्ट से है। बाल विवाह या शारदा एक्ट में बालक और बालिकाओं की जो आयु निर्धारित की गई थी वो कितनी निर्धारित की गई थी, तो ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये भी आपने आपको यहाँ मेंशन कर दिया, अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की अलग अलग यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ से ये कई चीज़ें, कई पॉइंट्स आपके लिए निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एडिशनल पॉइंट हमने यहाँ पे जो है आपके लिए मेंशन कर रखा है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था, तो कब आया था, 2006 में आया था, में पारित किया गया था। तब से बालक और बालिकाओं के बाल विवाह पर सरकारी रोक लग गई थी, किंतु अब भी कुछ ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह जो है होता है। तो क्या है फ्रेंड्स, बाल विवाह जो है निरोध अधिनियम 2006 में आया था, और इसमें जो है क्या किया गया, बालक और बालिकाओं के बाल विवाह प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो एडिशनल पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं परिवार से रिलेटेड है, परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना। ये भी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे, ताकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स तो आते ही रहते हैं। आइए आगे क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। कब की गई थी, 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों के लिए जो बाल श्रम की जो मुक्ति दिलाने का जो प्राधिकरण था उसकी स्थापना जो है कब की गई, या उस प्राधिकरण का नाम क्या है, तो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नाम राष्ट्रीय बाल श्रम क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। एंड इसकी स्थापना कब हुई ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी वे में समझ में आ गए होंगे। बट फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड उसके साथ साथ में जो भी डाउट्स होंगे आपको, उसको क्या कीजिएगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, एंड अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे की सीरीज़ में जो भी है, हमने आपके साथ जो भी परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एकल परिवार से तात्पर्य है, क्या है, एकल परिवार से तात्पर्य है। इसके जो हमने ऑप्शन आपके लिए प्रेफर कर रखा है, ऑप्शन ए, वर्ष 1995 के बाद वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा नंबर ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। सी ऑप्शन, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी शामिल हों। फोर्थ ऑप्शन है केवल पति पत्नी। तो ध्यान दीजिएगा, एकल परिवार, प्राथमिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली अभी अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ में। तो आई होप गेस करिए आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्या है एकल परिवार। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया, एकल परिवार क्या होता है, जहाँ पर सिंपली क्या हो, परिवार में जो है पिता हों और पिता के साथ में माता जी हों, एंड माता जी के साथ में क्या हो, उनके बच्चे शामिल हों, वो परिवार क्या हो जाता है, वो परिवार आपका एकल परिवार हो जाता है। कहीं कहीं दादा दादी भी शामिल हो सकते हैं। तो
वो भी एकल परिवार में ही आ जाएंगे। दादा दादी प्लस क्या हो जाएंगे, दादा दादी के साथ में मम्मी पापा, मम्मी पापा के साथ में क्या हो जाएगा, मम्मी पापा के साथ में उनके बच्चे, तो ये आपका एकल परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सटीक बैठ रहा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। इज दैट क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, एकल परिवार कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पेपर में देखने को आया भी हुआ है एंड आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। यहाँ पे इवन जितने भी क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट है, इश्यूज है, कोई सजेशन, तो कमेंट कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है की बात की जा रही है फ्रेंड्स, ध्यान से इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है 21 वर्ष व 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष व 21 वर्ष, सी ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका 18 वर्ष व 18 वर्ष, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों के 18 वर्ष। नेक्स्ट की बात करें अगर हम डी ऑप्शन की, तो आपका हो जाएगा 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो ये आपका है ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अगर हाई प्रेजेंट टाइम में वर्तमान की बात की जा रही है तो ये आपका हो जाएगा 21 वर्ष व 18 वर्ष। दैट मीन्स लड़कों की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की आयु 18 वर्ष, ये आपकी मानी गई है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको, पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है, ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, नेक्स्ट है किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन में है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी ऑप्शन है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण क्या है, तो हो जाएगा आपका शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। कब, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के एवं लड़कियों की अपेक्षा लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार चाहे आपका किसी भी टेट का पेपर हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, तो जेंडर बायस, ये आपका लैंगिक जो है पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, जेंडर बायस इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर बनता है, एक या कोई 2 क्वेश्चन तो आपके हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिलते हैं, जेंडर बायस, जहाँ पर पक्षपात दिखाया जाता है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ मेरे इस क्लेरिफिकेशन से ही आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑफ कोर्स आइए डिस्कस कर लेते। पहला ऑप्शन है सही है, दूसरा है सही हो सकता है, सी है बुद्धि की भिन्न पक्षों के लिए सही है, एंड डी ऑप्शन जो है वो क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। शारदा एक्ट की बात की जा रही है, ए बाल विवाह से, बी दहेज प्रथा से, सी बाल श्रम से, डी की बात करें तो हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट की अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऊपर की स्लाइड्स में। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। नेक्स्ट है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी है सांस्कृतिक केंद्र से, और डी की बात करें तो हो जाएगा धार्मिक केंद्र से। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन प्रेफर कीजिए आप। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो बाल विवाह, बी दहेज, सी बाल श्रम, डी ये सभी। तो जैसा कि अभी मैंने ये ऊपर आपको साथ डिस्कस किया कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें आपका बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम, इस तरीके की समस्त जो बुराइयां हैं वो सभी शामिल होंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन में। आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8।
कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। बी ऑप्शन, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। सी, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। डी ऑप्शन, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 नंबर में फाइंड कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा परिवार का विशेषता नहीं है बात की जा रही है। तो नहीं की सिचुएशन में यहाँ पे जो ऑप्शन प्रेफर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये इस तरीके का कोई भी कंडीशन जो है परिवार में लागू नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कलेक्ट कर रखे हैं। आइए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें। इसके लिए जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आगे के लिए बनता है। आइए इसका जो है आंसर फाइंड करते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो इसका जो पहला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या है, पहला नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए, चिकना और साफ बनाने के लिए। बी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। डी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। तो जैसा कि बात की जा रही 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो हम दीवारों को, मिट्टी की दीवारों को गाय के गोबर से हम जो है उसको जो है पोतते हैं, वो पुताई क्यों की जाती है, तो कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के समान नीचे दिए गए क्या हैं? ये चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू मिलेंगी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। बी, अंदर वे भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, मकान जमीन से संप्रेषण 3 सेंटीमीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। जो मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। चौथी कंडीशन क्या कही गई है, यदि इन गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए एक्सपेक्टेड बनता है आगे के पेपर के लिए। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसमें से राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके लिए इसका राइट आंसर बनेगा। उत्तराखंड में फ्रेंड्स क्या होता है, मकान जो होते हैं वो बांस के खंभों पर बने होते हैं। एंड अंदर वे जो होते हैं मकान की जो लकड़ियाँ होती हैं वो लकड़ी लगे होते हैं। उसके साथ साथ में मकान से ज़मीन से जो संप्रेषण होता है वो क्या है, 3 मीटर एंड 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और जो छत होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, तो इस प्रकार से ये क्षेत्र जो जाना जाता है भारी वर्षा के लिए, और इन सभी जो कंडीशन को फॉलो करे, इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे हम सी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्या निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ए ऑप्शन है, लेह और लद्दाख में जो भी मकाने बने होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। निचली मंजिल में कोई जो है खिड़की नहीं होती है। पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी दीवारें होती हैं। फर्श जो है लकड़ी की फर्श होती हैं, लकड़ी के फर्श बने होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये पेपर के ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पेपर में प्रीवियस ईयर आए भी हुए हैं। तो आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी इनकी बनती है 11 नंबर क्वेश्चन की। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन हो जाएगा
3 4 1, दैट मीन्स इसमें से जो कौन सा सही बनेगा, तो 3 4 1 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कहता है कि 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 सही होगा। नेक्स्ट की अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर क्या ऑप्शन कहता है कि 1 2 3 ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है कि 2 3 एंड 4 सही होगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पुनः पढ़ सकते हैं वीडियो को पुश करके। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम इसका ऑप्शन का आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर 11 के आपके हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। क्या हो जाएगा, जो लेह और लद्दाख के जो मकान होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, सॉरी, जो निचली मंजिल में जो कोई भी खिड़की नहीं होती हैं, पत्थर मिट्टी के चूने से की दीवारें बनी होती हैं, और जो फर्श होता है वो लकड़ी का बना होता है। ये लद्दाख और लेह के क्षेत्र के मकानों की विशेषता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है, क्या है, कुरुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ए ऑप्शन है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है राजस्थान एंड डी ऑप्शन है झारखंड। तो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी झारखंड का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जितने भी क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। BISNOI संप्रदाय स्थापित किया गया था। ए बी अम्बेडकर के द्वारा, बी है भंजन लाल के द्वारा, सी है गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, डी है जोधपुर के राजा के द्वारा। क्या ऑप्शन है आप बताएं। तो 13 नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, ये इसका राइट आंसर बनेगा। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपेक्टेड भी बनते हैं आपके पेपर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एंड डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो क्या हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यस फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है निरंतर अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है दिन और रात होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बी ऑप्शन एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऑप्शन नंबर सी दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ऑप्शन नंबर डी दहेज व बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पे सही है बात, पॉजिटिव में पूछी जा रही है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दहेज व बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो हमने यहाँ पे आज का जो चैप्टर ओवर किया परिवार एवं मित्र का हमने एक चैप्टर क्लोज किया, आज हमने फिनिश किया एंड उसके साथ साथ में हमने क्या किया, एक और अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 15 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। किससे 15 क्वेश्चन हमने आपके साथ में डिस्कस किए आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ आज के इस सेशन में, इस सीरीज में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को, इस सेशन को समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है, कोई इश्यूज है, कोई सजेशन है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करें, कोई भी एनी डाउट। एंड हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें अभी जस्ट। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल है ऑनलाइन रीडर, आप इसको 200 से अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने आपके टीचिंग एग्जाम्स, आपके जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं, KVS CTET, क्या है फ्रेंड्स CTET, एंड जो आपकी स्टेट लेवल के जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके फ्रेंड्स KVS के लिए, तो इन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए हमने स्पेशल सेशन 400+ वीडियोस हमने आपके लिए ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने अवेलेबल करा रखे हैं। इसमें आपको डिटेल क्लासेस भी मिलेंगी, कुछ
मॉडल पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन सभी का 400 प्लस, इवन आपके एवरेजन 420 प्लस वीडियोस हैं आपके। तो उन सभी सीरीज को, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी पॉइंट्स को, वीडियोस को आप जरूर अटेम्प्ट करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में कुछ इसी तरीके से अच्छे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट सिलेबस होगा वो भी पॉइंट्स को हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।